अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तलाल और आज हम पढ़ने लगे हैं सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14। वैसे सेकेंड ईयर का ये तीसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंटी टेस्ट जो होता है उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते होते हैं आपके पास, और इसको इसलिए आप छोड़ तो सकते ही नहीं है। चॉइस पे तो आप इसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस चैप्टर से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर ना आए। और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। असल में इस चैप्टर के अंदर हम बात करने लगे हैं, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज़म। पहले तो है कि इस चैप्टर में आपने जो थ्योरी आप लोगों ने खुद ज़रूर पढ़नी है, वो मैं आप लोगों को पहले काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ। मैग्नेटिज़म की जो बात है, पहले इस चैप्टर में वो बताते हैं हमें मैग्नेट के बारे में, कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो थोड़ा सा हमें बताते हैं कि हाँ, ये तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो रीजन जिसके किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसमें वो किसी दूसरी फोर्स पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरी चीज़ पर, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रो मीन्स करंट या उसके लिए, और मैग्नेटिज़म। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, उसके अंदर हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्जेस मूव करते हैं तो क्या होता है। फिर अब हम तीसरे में पढ़ने लगे हैं वो स्टडी ऑफ चार्जेस। अब इसमें क्या होगा कि जब चार्जेस मूव करते हैं, हमने पढ़ा था कि करंट पैदा होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है, और फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे पैदा कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जी, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैसी ही हैं जैसी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलती जुलती थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है। अब मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक ये कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब ये जो है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए भी ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी, और आप लोगों को ये भी पता है कि क्यों, क्योंकि जो जिस पॉइंट पर अगर ये इंटरसेक्ट करें, हम सपोज़ करते हैं कि इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, अगर ये मतलब अगर एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, अगर इन्होंने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिया, हम सपोज़ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो जाती हैं, एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर। और ऐसा हो नहीं सकता, फिज़िकली इम्पॉसिबल है कि एक ही चीज़ एक ही वक्त में दो जगहों पर हो। तो इस वजह से फिर हम ये ऐसा फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारी, वो नॉर्थ से शुरू होती हैं पहली। अच्छा, इससे पहले कि दे फिल द होल स्पेस अराउंड द मैग्नेट, कि किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस हम उसे देंगे वो सारी की सारी ये कवर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से इमर्ज होती हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नॉर्थ से वो निकलती हैं और साउथ में वो जाके सेटल होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमने देख लिया। फिर है कि नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक, अब जो आगे कुछ बातें हैं वो तो सादी हैं, कि नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था कि जितनी ज़्यादा उसकी तादाद जितनी ज़्यादा होती है फील्ड लाइंस की, और जितनी वो पास होती हैं एक दूसरे के, तो उससे पता चलता है कि उसकी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। उसके बाद ये तो हमने आम बातें वो कर ली। और अच्छा, ये बात है कि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, और आपस में जो लाइक पोल्स हैं यानी नॉर्थ नॉर्थ को और साउथ साउथ को ये रिपेल करते हैं। ये सारी सीधी सादी बातें हैं जो आप लोग पहले पढ़ के आए हैं।
अच्छा, अब एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब मैंने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बताया था, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि कन्वेंशनल करंट की बेस पर ये जो हमने सारे राइट हैंड रूल वगैरह बनाए हैं, ये सारे कन्वेंशनल करंट की बेस पर बनाए गए हैं। अब असल में, और मैंने तब ये भी कहा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बात करें तो फिर जो राइट हैंड से जो भी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड इस्तेमाल करते होते हैं, यानी राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड फर्स्ट रूल जो भी है, उसको अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए फाइंड करना है तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे, बस लेफ़्ट हैंड के ज़रिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, के एक वायर है जो कि करंट कैरी कर रही है, सही है। अब उस करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये हमें पता है, पहले सबसे पहले ये हांस और एस्ट्रिड ने किया था डिस्कवर। एक लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेशन वो दे रहे थे, तो उन्होंने उस लेक्चर में नोटिस किया था कि जब करंट पास हुआ है तो उसके इर्द गिर्द जो एक वायर में से जब करंट पास उन्होंने करवाया तो उसके इर्द गिर्द जो कंपस पड़े थे वो कंपस नीडल्स डिफ्लेक्ट करने लगी थी। तो इससे फिर उन्होंने बाद में इसका रिज़ल्ट अखज़ किया था कि जब भी करंट किसी वायर से पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द प्रोड्यूस करता है। अब क्या चीज़ है कि मैग्नेट जो फोर्स है ना, उसमें वायर में से जो गुजरती हैं वो सर्कुलर होती हैं। ये तो आप लोगों को भी पता है कि वो सर्कुलर होती हैं, और उनकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन उनकी डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पर। ये आप लोगों को पता है क्योंकि हम इसके लिए यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में आगे बताता हूँ मैं। अब राइट हैंड रूल की जो बात की है, ये जो मैंने लिखा है कि डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जो वायर प्रोड्यूस कर रही है, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है जो वायर के अंदर करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये किस वजह से है, इसके लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, और मैंने आप लोगों को राइट हैंड रूल के लिए वैसे आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। अच्छा, एक दो बातें बता दूं कि एक ये जो क्रॉस है और डॉट, जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है इनटू द पेपर या इनटू द पेज। ये इनटू है और ये आउट ऑफ द पेज। ये दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है, कभी भी इनको मिक्स नहीं करना। अच्छा, अब इसमें राइट हैंड रूल से हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो वायर है उसको अपने सीधे हाथ में पकड़ो, सीधे हाथ में आप पकड़ो, और जो आपका थंब है, इरेक्टेड थंब यानी बिल्कुल सीधा हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। अब क्या चीज़ है, आपने वायर है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वायर है, मैंने इसको राइट हैंड में पकड़ा। अब ये जो है इरेक्टेड थंब, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में हो, अगर करंट अपवर्ड है तो ये जो थंब है ये अपवर्ड होगा। अब थंब अपवर्ड, तो इस सूरत में जो मेरी राइट हैंड की फिंगर्स हैं ये जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर करंट है अपवर्ड तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और जब करंट है डाउनवर्ड तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है। अब इसी से हम इसका भी पता कर सकते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हो इनवर्ड इनटू द पेज, तो अब देखो मेरा थंब इनसाइड द पेज है, ऐसे फिंगर्स यूँ मूव कर रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस सूरत में क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। और आउट ऑफ द पेज में हम क्या करेंगे, ऐसे देखें कि मैंने आउटसाइड, मेरा थंब जो है इरेक्ट है इस साइड पर, क्योंकि करंट आउटसाइड द पेज है, तो मैं फिर फिंगर्स को कर्ल करूँगा, तो इस सूरत में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की। राइट हैंड रूल क्या कहते हैं, हम वो जो हमारे पास वायर है उसको सीधे हाथ में पकड़ें, फिर जो हमारा इरेक्टेड थंब है, इरेक्टेड थंब वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो उसको रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ये तो था जी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। अब इसी से आगे ना हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं।
अब जो मैग्नेटिज्म वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, जो मैग्नेटिज्म का जो फिनोमेना हुआ था उस वायर में से, वो हांस ओयरस्टेड ने ही डिस्कवर किया था कि वो किस वजह से होता है, मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से। असल में अब जो वायर थी, क्योंकि हमें पता है जो हर चीज़ है वो एटम्स वगैरह से बनी है, हर चीज़ एटम से बनी है। अब जो वायर है वो भी एटम से बनी है। अब उसके अंदर जो चार्जेस जब मूव किए हैं, करंट जो है, मैंने आपको कहा था मूवमेंट ऑफ चार्जेस से ही करंट होती है। अब करंट प्रोड्यूस होता है। अब जब चार्जेस होंगे, उन चार्जेस की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इसी से हमने एक ये था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कि एक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स लगेगी क्या होगी। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जब पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको एक बात बड़ी डिटेल से समझाई थी कि फोर्स सिर्फ़ और सिर्फ तब लगती है, फोर्स सिर्फ़ और सिर्फ तब लगती है जब दो फील्ड्स इंटरैक्ट करती हैं आपस में। अगर फील्ड इंटरैक्ट ना करें तो फिर फोर्स नहीं लगती। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था चैप्टर, उसके अंदर मैंने आपको ये बात बड़ी डिटेल से बताई थी। यहाँ पर भी वही होगा। असल में हमने क्या करना है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने किसी उसकी मैग्नेट की मदद से या किसी भी तरीके से हमने उधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके अंदर एक चार्ज को मूव करवाएंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज को हमने मूव करवाया। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, जो मूविंग चार्ज है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब चार्ज मूव करते हैं, चार्जेस का मोशन होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपनी। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है, ये जब मूव करेंगे तो ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जब ये फील्ड और ये फील्ड इंटरैक्ट करेंगी, उस सूरत में फोर्स लगेगी उस मूविंग चार्ज पर। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट किया गया कि बार मैग्नेट से और फील्ड प्रोड्यूस की गई चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर से, यानी करंट से। यानी एक बार मैग्नेट लिया हमने, बार मैग्नेट से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, एक वायर थी, वायर के अंदर से करंट पास करवाया और इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स ने इंटरैक्ट किया तो पता क्या चला कि जब जो ये वेलोसिटी थी, यानी मूविंग चार्ज की जो वेलोसिटी थी, वो पैरेलल थी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो थी। और उसके अलावा, और जब ये परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये थी मैक्सिमम फोर्स। इसी के साथ ये आया कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, फोर्स डिपेंड करती है चार्ज पर, उसके अलावा फोर्स डिपेंड करती है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ से फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। ये फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, या इसको हम लिख सकते हैं QVB साइन थीटा। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ये प्रैक्टिकली पता चलता है। अब यहाँ पर QV क्रॉस B किस लिए आया है, क्योंकि इससे पता चलता है हमें, ये जो चीज़ है इससे हमें पता चलता है कि V क्रॉस B क्यों आया। जब साइन थीटा क्रॉस होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो साइन थीटा आता है। साइन देखो पैरेलल पे ज़ीरो था तो साइन भी पैरेलल पे ज़ीरो होता है, परपेंडिकुलर पर मैक्सिमम था तो साइन भी परपेंडिकुलर पर मैक्सिमम होता है। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इस क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इस वजह से हम कहते हैं कि V और B क्रॉस प्रोडक्ट उनके दरमियान आएगा। अब ये तो हमने देख लिया, और यहाँ से ही मैग्नेटिक फील्ड का भी फार्मूला निकलता है F ओवर QV साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है।
क्यू वी साइन थीटा भी आप इसको यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकल आएगी। अब एक तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अब ये देखें कि टेस्ला, इसका जो यूनिट है वो है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का है कूलम, वी है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 न्यूटन सेकंड पर, ये सेकंड के लिए स्मॉल ऐसा है, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। असल में मीटर पर सेकंड था तो सेकंड को मैं ऊपर ले गया तो न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर बन गया। तो ये आपके पास बी का यूनिट आ गया। अब देखो ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं तो आता है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले हमने बात की कि सिर्फ जब एक चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो फिर उस पर क्या फोर्स लगती है। अब हम आगे बात करने लगे हैं कि अब जब पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें मूव करेगा तो फिर उस पर क्या फोर्स लगेगी। अब इसमें फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ये आप लोगों ने साहब ने फार्मूला पढ़ रखा है, इसको मुझे कोई बताने की उस तरह ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब इधर से मैग्नेटिक फील्ड का एक और फार्मूला भी निकलता है, B इज़ इक्वल टू एफ ओवर आई एल साइन थीटा। यहाँ से भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं न्यूटन पर, अब ये एम्पेयर और मीटर है ना। अब एम्पेयर क्या होता है, I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी होता है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n एम्पेयर क्या होगा फिर कूलम पर सेकंड, तो कूलम मीटर और सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो वही यूनिट जो पहले बनाया था वही यूनिट यहाँ से भी निकल आता है। अब एक बात यहाँ पर बात याद रखने वाली है, ये तो होता कैसे आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा है लेकिन थ्योरी आप लोगों ने फिर भी ज़रूर पढ़नी है कि एक हमारे पास मिसाल के तौर पर कोई भी कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में से उसको हम मूव करवा रहे हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है, थीटा इनके दरमियान एंगल बन रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है इस तरह। अब इससे फार्मूला आता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा से। अब यहाँ पर एक बात है कि जो यहाँ पर इसमें इस सूरत में L जो हमने लिखा है, L तो है लेंथ की डायरेक्शन कैसे हो सकती है। मैंने यहाँ पर लेंथ का लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट, लेंथ की डायरेक्शन हो कैसे सकती है आप लोग मुझे बताओ। अब देखो अगर यूँ ये हमारे पास वो कंडक्टर है मिसाल के तौर पर, तो इसकी तो लेंथ यहाँ पर अगर मैं कहूँ लेंथ की डायरेक्शन ये है तो लेंथ की डायरेक्शन ये भी हो सकती है। लेंथ तो बस एक मैग्नीट्यूड के उसकी लंबाई कितनी है, हम कैसे कह सकते हैं कि लेंथ की डायरेक्शन है, या हम कैसे बताएंगे कि लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ को है या इस तरफ को है। तो यहाँ पर लेंथ की डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन में ही लेंथ की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ से फिर हम इसको L क्रॉस भी लिखते हैं। अब ये तो आ गया, उसके बाद हम कहते हैं इसमें I करंट है, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर है उतनी लेंथ होनी चाहिए। अब ये बात ज़रा गौर से देखनी है क्योंकि पेपर के अंदर डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर देखना है गौर से कि कितना, अगर उसने, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इसकी लेंथ है कंडक्टर की 10 मीटर जबकि सिर्फ 5 मीटर जो है वो उसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपने L में सिर्फ फिर 5 डालना है, 10 नहीं डालना। इस चीज़ को ज़रा आपने गौर से देखना है। ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और B जो है B तो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से अब ये जो B है टेस्ला, इसके इक्वल भी बनता है और इसके इक्वल भी बनता है, ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा एक और बात कि जो एक 1 टेस्ला है ये एक और यूनिट के इक्वल है गॉस के +4 वो ये आ गया 1 टेस्ला 10 पावर +4 गॉस के इक्वल है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट है लेकिन ये छोटा यूनिट है। अब इसके अलावा हम फिर आगे चलते हैं। करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड।
ये सारी चीज़ों में मैं इनको बहुत ज़्यादा उस डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि आप लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ भी है, और अगर हम डिटेल में जाने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। इन सारे चैप्टर्स में, इस पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज या चार्ज से रिलेटेड चीज़ उसमें, यानी कंडक्टर मिसाल के तौर पर उसमें मूव करेगा, तो उसके वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब दो फील्ड्स इंटरैक्ट करती हैं तो वो अपनी एक फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। इस बात को आपने बस पूरे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट यही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें अदल बदल होंगी, तो वो आपने ज़रा देखना है। अब हम बात करने लगे हैं कि जब हम एक कॉइल को करंट कैरिंग कॉइल को उसके अंदर रखें मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको रखा। अब ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर एक में यहाँ पर नॉर्थ पोल मैग्नेट है, यहाँ पर साउथ पोल मैग्नेट है, बीच में कोई कॉइल आ गई है, इसके अंदर हमने कोई भी किस्म की कॉइल रख ली, तो अब जो है, अब यहाँ पर हम कहते हैं, या इस तरह मैं बना देता हूँ एक कॉइल सी, यहाँ से आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब एक कॉइल मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अब यहाँ पर इस सूरत में क्या होगा कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब असल में टॉर्क क्यों प्रोड्यूस होगा होना यहाँ, अब आप लोग सोचोगे मैंने असल में बोला था कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगी आपस में तो फोर्स एक दूसरे किसी फोर्स लगेगी, यहाँ पर टॉर्क क्यों लग रहा है? असल में टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगने की वजह से जब कोई बॉडी घूमने लग जाए तो उसे हम कहते हैं टॉर्क। लगती फोर्स ही है, बस फोर्स की वजह से अगर कोई बॉडी घूमने लग गई तो हम क्या कहेंगे? वो टॉर्क है। अब यहाँ पर देखो कि इस सूरत में हमने क्या किया है, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जब ये कॉइल, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अब कॉइल रोटेट करेगी इसके अंदर, क्योंकि करंट इसमें से गुजर रहा है। असल में रोटेट इस तरह पता है कैसे करेगी, इसके अंदर से हमने एक्सटर्नली करंट गुजारा कॉइल के अंदर से। जब कॉइल के अंदर से करंट गुजरा तो कॉइल ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। जब कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इंटरैक्ट किया। अब इस सूरत में अलहदा इधर डायरेक्शन जो फोर्स की होगी वो ऑपोजिट होगी और इधर ऑपोजिट होगी। अब इन दोनों साइडों पर जो डायरेक्शन है फोर्स की वो है ऑपोजिट। इस वजह से जब ये बाहर को, अगर ये बाहर को आ रहा है, ये आउटसाइड द पेज है तो ये इनसाइड द पेज होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, अगर मिसाल के तौर पर हमें जो ये कॉइल है, ये एक कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, अब अगर इधर से फोर्स लग रही है आउटवर्ड तो इधर से फोर्स लग रही है इनवर्ड। अब ऐसे घूमने लग जाएगी कॉइल, ऐसे। जब कॉइल इस तरह घूमेगी तो वो क्या है, फोर्स की वजह से जो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। अब टॉर्क के लिए फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वो है बीना कॉज एल्फा। अब यहाँ पर ये तो मैंने लिखा, इसको साइन के साथ भी लिखा जा सकता है। टॉर्क इक्वल्स टू बीना साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर अच्छा, आप इसको बीना के साथ याद रखो, नियाब के साथ याद रखो, जो मर्ज़ी आपको, आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो जिस तरह मर्ज़ी आप इसको याद रखो। अब यहाँ पर जो कॉज है और साइन है, अब मैंने लिखा यहाँ पर कि कॉज भी के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं, साइन के साथ भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों तो ऑपोजिट वैल्यूज़ देते हैं। कॉस का अगर 90 पे 0 देता है, साइन 90 पे मैक्सिमम देता है, तो टॉर्क की तो वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैटर करता है, मैंने एक बात लिखी है कि यहाँ पर अल्फ़ा लिखा है, यहाँ पर थीटा लिखा है, तो एंगल दोनों सेम नहीं है। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फ़ा किसके दरमियान एंगल है? प्लेन ऑफ कॉइल और साथ मैग्नेटिक फील्ड, इनके दरमियान जो एंगल है वो है कॉज।
अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेन, अब ये देखो, अब ये प्लेन जो है, ये प्लेन ऐसे पड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इन दोनों में जो पैरेलल है, यानी प्लेन भी ऐसे ही पड़ा। अब देखो, अगर प्लेन ऐसे पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, तो दोनों में एंगल 0 है। जब प्लेन और उसके दरमियान आप चेक करो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो फिर आपने कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाना है। अब ये मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि पंजाब की बुक के अंदर कॉस के साथ है, फेडरल के बुक के अंदर साइन के साथ है, और पेपर के अंदर दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इस बात को आपने ध्यान से रखना है। और जो थीटा है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, या हम इसे कह सकते हैं, अब यहाँ पर जो है ये प्लेन ऑफ कॉइल के साथ है, इसे आप कह सकते हो कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉर्मल की जगह हम एक और भी लिख सकते हैं कि वेक्टर एरिया के बारे में। अब असल में देखो, जब प्लेन पैरेलल पड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ पैरेलल जा रही है, तो कॉस का फार्मूला कॉस ज़ीरो देगा, तो इधर आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू बीना। अब जब प्लेन पैरेलल है तो उसका नॉर्मल जो है वो तो परपेंडिकुलर है। अब अगर ये प्लेन है तो नॉर्मल इसका ऐसे आउटवर्ड आ रहा है। अब जब नॉर्मल इस तरह और मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है, यूँ है मैग्नेटिक फील्ड, अब इन दोनों के दरमियान एंगल आ गया 90। अब देखो तो साइन फिर 90 है, जब cos 0 यहाँ पर है तो साइन 90 है यहाँ पर, तो इसलिए दोनों का एंगल और दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। तो आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल किसके दरमियान है। जब प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में हो तो cos यूज़ करोगे, और जब उसके दरमियान हो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, हम साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये तो हमें समझ लगी। अब इसके अंदर जो n है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ये तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा कॉइल के टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। B है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। I जो है वो है करंट। अब A जो है, A है फेस एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। फेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में। अच्छा जी, अब इसके अंदर तो हमने कोई ऐसी ख़ास बात, ये जो भी था वो देख लिया। फार्मूले की मेन बात है, इसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन एक तो आता है इसकी ओरिएंटेशन के क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह हम इसको रखें, इसकी ओरिएंटेशन कॉइल की किस तरह की हो कि आपके पास टॉर्क मैक्सिमम आए या मिनिमम आए, या प्लेन ऑफ कॉइल और उसके दरमियान क्या एंगल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में फॉर मैक्सिमम या फॉर मिनिमम। तो इस तरह वो आपने बस कॉस के हिसाब से या साइन के हिसाब से चेक करना है। अगर वो आपको कहता है कि प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, तो वो 0 होना चाहिए। और अगर वो कहता है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना चाहिए, तो वो 90 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। अब ये तो आप लोग उम्मीद है कि मुझे कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना ज़रूर है इसको खुद। डेरिवेशन मैंने यहाँ पर आप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से, यानी उसके अंदर जो आता है आपके पास बोर्ड के लिहाज से अगर हम इसको देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आप लोगों को पता है डेरिवेशन भी लंबी चौड़ी थी, लेकिन यहाँ पर हमें उससे कोई गर्ज नहीं है डेरिवेशन से। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था, तो तब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, उसे कहते हैं फ्लक्स। और इस तब मैंने आप लोगों को बड़ा डिटेल में वो बताया था कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी यही बात आएगी। तो यहाँ पर हम उतनी डिटेल से नहीं देखेंगे, यहाँ पर सॉरी ये फ्लक्स की जगह फ्लक्स डेंसिटी। अब बस इसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है B.A, जैसे हम लिख सकते हैं BA cos थीटा। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये A जो है ये वेक्टर एरिया होता है। ये मैंने आप लोगों को तब भी बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, A वेक्टर एरिया है ये, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये तो फ्लक्स है और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर।
ये आप लोगों को सबको पता है। लेकिन अगर हम फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया हो जाए तो वो होती है फ्लक्स डेंसिटी। अब अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो ये फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आती है। तो इसका यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वेयर, तो और इसका यूनिट है टेस्ला। इसका मतलब है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वेयर इक्वल है। लेकिन कभी भी वैसे इक्वल है, न्यूमेरिकली आप देखो तो इक्वल है, लेकिन कभी आप लोगों ने सुना कि फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर टेस्ला है? नहीं, वैसे यूनिट दोनों के इक्वल आते हैं, लेकिन कभी भी आपने इनको इस तरह इक्वल नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये बनता मैथमेटिकली उसके इक्वल है, लेकिन है ये दूसरी क्वांटिटी, ये फ्लक्स डेंसिटी है। इस लिहाज से वैसे उसका यूनिट उसके इक्वल बनता है, आपने उसके इक्वल लिखना नहीं है। ये बस इसका यूनिट है टेस्ला और इसका वेबर पर मीटर स्क्वेयर। जब भी फ्लक्स डेंसिटी की बात आए तो यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वेयर में लिखना है। अगर वहाँ पर खुदा वैसे आ जाए, आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पर वेबर पर मीटर का स्क्वेयर या वेबर पर मीटर स्क्वेयर का यूनिट ना हो, टेस्ला का यूनिट हो, फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, या इस तरह पेपर में आ जाए तो फिर आप लिख सकते हो। वैसे नहीं आएगा, वैसे मुश्किल ही है आए, और वैसे हम इसको आम तौर पर लिखते भी नहीं है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं वो नहीं लिख रहा कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम। मैक्सिमम होता है 0 पे, मिनिमम होता है जब 90 डिग्री का एंगल हो और बीच में हो तो बी ए कॉस थीटा। ये आप लोगों को सबको पता है, इस पर कोई टाइम ज़ाया नहीं करते। ये मैंने तब आप लोगों को मैंने यही कहा था कि अभी मैं डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ कि बाद में हम चाहे चीज़ें जो हैं वो ज़रा जल्दी पूरी कर सकें। अब इसके बाद हमारे पास आता है कुछ फार्मूले से हैं। फार्मूले क्या, इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एम्पेयर सर्कुटल लॉ के बारे में बात करते हैं। एम्पेयर सर्कुटल लॉ इस्तेमाल किस लिए होता है? असल में एम्पेयर सर्कुटल लॉ जो है इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, बी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी बी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। यही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है, यही मैग्नेटिक इंडक्शन भी है, ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी के इक्वल भी यही बनता है, ठीक है। इसी के तीनों ये 3-4 नाम है। अब यहाँ पर एम्पेयर सर्कुटल लॉ जो है उसके पहले नंबर पर तो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन उसकी है कि सिग्मा n इज इक्वल, जहाँ पर लिखते हैं कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, आगे क्या आएगा b डॉट डेल्टा l, और किसके इक्वल है? r, ये इक्वल है म्यू नॉट I के। अब देखो ये तो है, इसकी हमने लिख ली इक्वेशन, आप लोगों ने पढ़ी हुई भी है ये इक्वेशन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो कहते हैं कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ b डॉट डेल्टा l फॉर पाथ एलिमेंट्स into which the complete loop has been divided equals mu naught times the current enclosed by the loop। यानी वो बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा एल है, यानी वो क्या बोलता है कि हमने मिसाल के तौर पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अगर ये वायर है और इसके इर्द गिर्द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो इसको हमने अगर डिवाइड किया डिफरेंट उसमें डिफरेंट सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो सारे हैं सेक्शंस, हर में जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसके साथ जो प्रोडक्ट है डेल्टा एल का, इनका सम जब हम लेते हैं किस में? क्लोज्ड लूप में। अब क्लोज्ड लूप होना ज़रूरी है, एम्पेयर सर्कुटल लॉ होता ही क्लोज्ड लूप के लिए। अब वो कहता है कि क्लोज लूप के लिए जो हम इस तरह इसको डिवाइड करते हैं और जो आता है हर सेक्शन के लिए डिफरेंट बी डॉट डेल्टा एल होगा। इन सारे बी डॉट डेल्टा एल हर डिफरेंट सेक्शन का जब आप निकालेंगे, उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा म्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, और किसके साथ प्रोडक्ट? करंट इनक्लोज इन दैट वायर, यानी इस लूप के अंदर से जो करंट गुजर रहा है, इस लूप के अंदर से जो करंट गुजर रहा है उसके और म्यू नॉट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ये बी डॉट डेल्टा एल का सम। अब यहाँ पर म्यू नॉट की बात आती है। म्यू नॉट क्या है? ये है परमिएबिलिटी। हमने एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी बात की थी, वो था परमिटिविटी, ये है परमिएबिलिटी।
अब यहाँ पर परमिएब इसकी वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, लेकिन साथ हमारे पास इसका यूनिट क्या है, ये 10 है वेबर, और उसके साथ क्या चीज़ आती है वेबर पर एम्पेयर मीटर। अब अगर आपने यूनिट निकालना है तो आप करंट को साइड पर लेके जा सकते हैं और आपके पास ये यूनिट आ सकता है आराम से। अच्छा, अब इसमें ये तो हमने देख लिया। अब इसी को हम इसकी एप्लीकेशंस से ही हम आगे मैग्नेटिक फील्ड्स निकालते हैं। अब इसमें और गॉसेस लॉ में ना एनालॉग हैं ये मेरे एक दूसरे के ना ये दोनों। अब गॉसेस लॉ हमने पढ़ा था, वो फ्लक्स के बारे में बताता था, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल किस लिए किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। अब जो आपको याद हो कि ड्यू टू सॉलिड हॉलो स्फीयर था, फिर उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, और फिर हमने पढ़ा था कि टू ऑपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट्स। अब यहाँ पर भी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, अब हम इसका इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड्स फाइंड करेंगे। अब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड पढ़ी है, सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड होती है B = μ0 Ni। ये है सोलिनॉइड के। अब सोलिनॉइड के लिए हमने ये पढ़ी B = μ0 Ni। अब इसमें जो n है, n इक्वल है कैपिटल N ओवर स्मॉल n, यानी ये n खाली नंबर नहीं है बल्कि ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर। अब इसके साथ एक होता है टॉरॉइड, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये तो हमने सोलिनॉइड की देखी। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर सर्किटल लॉ से का यूज़ करते हुए निकालते हैं। ये डेरिवेशन में यहाँ पर नहीं करवाऊँगा, कोई भी डेरिवेशन नहीं करेंगे हम यहाँ पर। अब इसी के साथ हम टॉरॉइड एक होता है, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, वो भी B = μ0 Ni ही होता है, लेकिन उसमें जो n है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है n/2 पाई r। अब टॉरॉइड और सोलिनॉइड में फ़र्क क्या है? अब असल में जो सोलिनॉइड है ना, सिलेंड्रिकल कॉइल जो होती है उसको जब आप मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पर, कोर पर यानी आप उस पर चढ़ाते हो तो वो होती है सोलिनॉइड। टॉरॉइड जो होता है वो क्या है, एक सोलिनॉइड को आप जब सर्कल के फॉर्म में बना दो, यानी बताता हूँ। अब देखो सोलिनॉइड जो है आपने देख रखा है इस तरह का होता है सोलिनॉइड, ऐसा ही है कि, और इसको हम किसी कोर के ऊपर लपेटते हैं, असल में अंदर इसके कोर है कोई, ठीक है ना। अब ये है सोलिनॉइड स्प्रिंग की शक्ल में। जब एक कॉइल को हम इसको ऐसे वूंड करते हैं, लपेटते हैं एक इस पर कोर के ऊपर, तो ये सोलिनॉइड का बनाता है। सोलिनॉइड का तो सबको पता है, लेकिन टॉरॉइड क्या होता है? टॉरॉइड जो है वो आप इस सोलिनॉइड को, जब इसी सोलिनॉइड को ऐसे घुमाकर एक सर्कल की शक्ल दे दो, यानी अगर ये मेरे पास एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग को मैंने ऐसे, ये स्प्रिंग था, इसको घुमा के ऐसे एक सर्कल बना दिया, इसी को घुमा के एक सर्कल बना दिया, तो ये बन गया टॉरॉइड। अब इसमें और टॉरॉइड में ये फ़र्क है, इस वजह से इसमें आता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये ऐसे वर्टिकल या इस तरह ये एक ऐसे लेंथ के फॉर्म में। अब ये जो है ये सर्कल की फॉर्म में, सर्कल शेप है इसकी, इस वजह से इसके लिए नंबर ऑफ यूनिट लेंथ पर सर्कमफेरेंस है। अगर गौर किया हो तो ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि इस पूरी लेंथ, ये जो है ये कहता है कि इस पूरी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये कहता है कि इस पूरे सर्कमफेरेंस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। बस ये इन दोनों में फ़र्क है, टॉरॉइड में और सोलिनॉइड में। अब इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू इन्फिनिट लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब अच्छा एक बात बताऊं, टॉरॉइड से रिलेटेड 2 दफ़ा पहले MCQ भी आ चुका है नर्स के अंदर, उसमें ज़्यादा उसने कोई बात नहीं की, उसने बस पूछा है कि टॉरॉइड की शेप के बारे में वो स्टेटमेंट बोल देता है। वो कहता है कि मैग्नेटिक स्टेटमेंट उसकी कुछ इस तरह से थी कि अ सोलिनॉइड बेंट इनटू सर्कुलर शेप,
इज़ कॉल्ड एज, इस तरह, तो वो टॉरॉइड है। अब इसलिए बस उसको बता दी वैसे, लेकिन आपको मैंने साथ उसका फार्मूला भी बता दिया है, आसान ही, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना उधर जाके, बस गौर से थोड़ा पढ़ना है, उसको देखना है गौर से, ठीक है। अब एक तो यह आ गया, उसके बाद अब हम देखते हैं कि दो जो इन्फिनिट मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड किसके दरमियान, बिटवीन टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स, कि आपने दो वायर्स ली पैरेलल, असल में ये दो अलहदा वायर्स हैं, ये दो अलहदा है, केसेस इसमें कुछ आने तो इसलिए मैंने आपको लिए अलग-अलग भी बनाई है। अब यहाँ पर क्या होता है, कंसीडर करो कि ये जो दोनों ये वायर्स हैं ना, ये दो वायर्स ये इनफिनिट लेंथ की हैं, यानी वो आप इसको मय्यर उसरा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके पास क्या आता है फार्मूला, अब इसमें चूँकि ये इन दोनों की लेंथ पैरेलल, एक तो है पैरेलल इन्फिनिट लेंथ की करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इन दोनों को हमने एक ख़ास डिस्टेंस से रखा है। अगर इनके दरमियान हमने मिसाल के तौर पर डिस्टेंस रखा है स्मॉल r, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है, अगर करंट दोनों में अपवर्ड है, दोनों में यानी सेम डायरेक्शन, अपवर्ड ज़रूरी नहीं है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, अगर दोनों में करंट है सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को। ये पेपर के अंदर पहले काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फिर अट्रैक्ट करती हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इनके दरमियान में हम कहते हैं डिस्टेंस आर है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी इसमें अगर ऊपर है और इसमें नीचे है करंट, तो हम इसमें फिर क्या करेंगे, रिपेल, यानी ये इस तरफ को जाएगी और ये इस तरफ को जाएगी। अब ये होगा कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपने ना गौर करना है, समझो एक ये वायर है और एक ये वायर है, जो कैप है ना, मार्कर का कैप, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों के लिए। अब दोनों का कैप एक साइड पे, यानी दोनों के डायरेक्शन ऑफ करंट एक साइड पे है, तो अब इसके लिए, अब ये पैरेलल है, अब इसके लिए, इस वायर के लिए हमने शुरू में पढ़ा था करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो उसमें हमने देखा था राइट हैंड रूल पढ़ा था कि ग्रैस्प द वायर इन राइट हैंड, इरेक्ट करो थंब को इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन इस तरह है, यानी ऐसे ऐसे, अब यहाँ से अंदर जा रही है इस साइड से, और इस साइड से बाहर आ रही है, ये ठीक है, इस वायर के लिए, यानी इस वायर के लिए इधर से अंदर जा रही है, इस साइड से अंदर, और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब इसी के लिए हम यहाँ पर भी देखते हैं, इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें इधर से अंदर जा रही है और इधर से बाहर आ रही है। अब देखो बीच में, आपने देखो बीच में यहाँ पर इसकी वजह से, इस वायर की वजह से, ये वायर्स थी, इस वायर की वजह से बीच में मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही है और इस वायर की वजह से अंदर को जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो एक दूसरे को फिर कैंसिल करेंगी कुछ हद तक। अब जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ऐसे ऐसे आ रही है ना, यहाँ से यूँ जा रही है और ये आगे से इधर से आ रही है, तो जब ये कुछ हद तक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब बीच में जो मैग्नेटिक फिर फोर्स है, बीच में सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वीक, बीच में क्यों, एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, और बाहर जो है मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड सॉरी स्ट्रॉन्ग होगी। अब हमने ये पढ़ा है हमेशा वो हाई से लो की तरफ मूव करेंगी, तो इस वजह से जब हाई बाहर जो है मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इधर भी स्ट्रॉन्गर है, बीच में कम हो गया क्योंकि इन दोनों ने अपोज किया है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यहीं पर इसका उल्टा केस है, यहाँ पर इसके लिए चूँकि अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ भी अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन तो वही बनेगी, यहाँ से इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड। क्यों, देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर। अब इसके लिए उल्टा हो गया,
अब यहाँ पर करंट ऐसे डाउनवर्ड है तो ऐसे आएगी, यानी इस साइड से अंदर और उस साइड से बाहर आ रही है। अब इधर से अंदर और इधर से बाहर आ रही है। अब देखो, अब इस सूरत में दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड है। अब जब दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड है तो दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगी और मैग्नेटिक फोर्स जो फील्ड है बीच में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब जब ये स्ट्रॉन्ग होगी, बाहर जो थी वो फिर असल में बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इतनी है जितनी यहाँ पर भी थी, लेकिन असल में अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों को मिल के बनी है और दोनों से स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों फिर इससे रिलेटेड हम चेक कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसके साथ कंपैरिजन में ये दोनों वीक हैं। तो अब क्या होगा, जब हमने क्या बात की हाई से लो की तरफ, तो जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है बाहर वीक है तो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये इधर को, ये बाहर को जाएगी और ये उस साइड को जाएगी। इस वजह से जो सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या करेंगी, अट्रैक्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या करेंगी, रिपेल। इस बात को आपने गौर से देखना है, पेपर के अंदर इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है। अब ये तो हमने देखी ना बात, अच्छा ये तो हमने देखा यहाँ पर। अब इसके बाद आता है कि अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, सोलिनॉइड की और टॉरॉइड के दरमियान एक और फ़र्क बता दूं, ये पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। सोलिनॉइड की जो फील्ड है वो लेंथ के पैरेलल होती है। मैंने आपको बना के दिखाया था सोलिनॉइड, अगर इस तरह का सोलिनॉइड है तो इसकी फील्ड ऐसे ही होगी लेंथ के पैरेलल। और जो टॉरॉइड होता है वो मैंने आप लोगों को इस तरह बना के दिखाया था। तो अब इसकी जो होती है सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इसकी फील्ड पैरेलल टू लेंथ है, इसकी फील्ड सर्कुलर फॉर्म में। तो ये भी इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है जिसको आपने ज़रा ध्यान से याद रखना है, क्योंकि पेपर के अंदर वो पूछ चुका भी है और पूछ सकता भी है। तो इस लिहाज से फिर इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखना है। फिर उसके बाद आता है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाएंगे। अब जब हम दोनों लगाएंगे फिर हम देखेंगे कि उस पर चार्ज पार्टिकल पर क्या असर पड़ता है। अब देखो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया था। अब ये तो हमें लगी समझ, और इसी के साथ हम यहाँ पर एक मैं इधर अलहदा से ये बनाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड भी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। अब देखो अब क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव होगा अगर चार्ज तो वो मूव करेगा डाउनवर्ड, और जो नेगेटिव होगा वो मूव करेगा अपवर्ड। और जबकि जब हम इसमें देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड तो है इधर, ये तो हमें पता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, अगर वो इस तरह वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड है, ये तो हमें पता है। अब देखो कि होना क्या है। अब जब हम क्या करते हैं, इसी से ना हम लोरेंट्स फोर्स भी निकालते हैं, और ये न्यूमेरिकल पहले भी आ चुका है। लोरेंट्स फोर्स बताता हूँ अभी कैसे आएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना FE, वो है FE इक्वल्स टू QE। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैंने पढ़ाया था। और जो मैग्नेटिक फील्ड का है फार्मूला, वो हमने क्या देखा था, FB इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ऐसा ही है, ये हमने दो फार्मूले पढ़े थे। अब जो अगर हम दोनों इकट्ठे, यहाँ पर मैंने वैसे अलग-अलग लिखा, लेकिन अगर हम दोनों इकट्ठे मैग्नेटिक फील्ड्स लगाएं ना, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लगवाएं, तो फोर्स जो होगी, फोर्स फिर टोटल फोर्स इन दोनों का सम होगी। अब जब वो फोर्स इन दोनों फोर्सेस का सम है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर यहीं लिख लेते हैं। अब FE किसके इक्वल है, QE के, और ये किसके इक्वल है, Q इंटू V क्रॉस B के।
बस मैंने इनकी वैल्यूज़ फार्मूले की जो वैल्यूज़ थी वो डाली। अब मैं इसको ना यहाँ लिखते हैं। अच्छा ये देखो, जब हमने इसको यहाँ पर ये डाला तो इसको हम इस चीज़ को F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, आप इसको इसी फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, या आप इसमें से Q कॉमन लें और अंदर फिर ई वी क्रॉस ई बी इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह अक्सर तौर पर वैसे ज़्यादातर ना इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब इसको फिर हम क्या कहते हैं, ये जो फोर्स है ये है लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स क्या नाम है? लोरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब अच्छा एक बात मैं बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वर्क करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है। क्यों वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो लगती ही लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगानी है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट भी करवाती है। जबकि मैग्नेटिक, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डज वर्क, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स तो मैग्नेटिक भी लगती है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाती, इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है ज़ीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डज नॉट या डज नो वर्क, कि कोई काम नहीं करती। अब ये क्यों काम नहीं करती? असल में मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स जो है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये उसको डिफ्लेक्ट करवाएगी। असल में क्या करते हैं, अभी आगे हम बात करते हैं, अभी मैं आपको वो पढ़ते हैं ना तो फिर उसमें इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब देखो जहाँ पर आएगा कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपका ना वो जो मैं बात कर रहा था क्लियर हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे काम करता है। देखो कि अगर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, अब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, ऐसी सूरत में हमने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे जिसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी इसके तरफ भेजा। अब क्या है, वेलोसिटी इस साइड को है, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड है, दोनों परपेंडिकुलर होगी। अब होगा क्या, जब हम इसको कांस्टेंट स्पीड से इस चार्ज पार्टिकल को, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, अगर हम चार्ज पार्टिकल को इसको राइट एंगल पर प्रोजेक्ट करें, मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल ज़रूरी है, 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। जब हम इसको राइट एंगल पर भेजते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसका एंगल जो है वो राइट एंगल हो, तो इसमें क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो हमने भेजा है वो एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी, सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी। अब हर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर ही होगी, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ने परपेंडिकुलर ही होना है। सॉरी मैंने यहाँ पर वेलोसिटी बना दी है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी है तो फोर्स इसको अंदर को लगेगी यानी सेंटर की तरफ। अब अगर वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इसको फिर से सेंटर की तरफ लगेगी। अब वेलोसिटी इधर है, फोर्स फिर से सेंटर की तरफ लगेगी। अब वेलोसिटी इधर है तो फोर्स फिर से सेंटर की तरफ लगेगी। और ऐसी जो सेंटर सीकिंग फोर्स होती है उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, बॉडी को एक सर्कल में मूव करवाती है। अब यहाँ पर एक बात देखो कि मैग्नेटिक फोर्स जो थी, मैग्नेटिक फोर्स, उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, उसी ने उसको सर्कल में मूव करवाया। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं Fc से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये जो है Fc, ये है mv²/r का इसका फार्मूला है, और जो दूसरा है ये है qvb। अब साइन थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है तो साइन 91 होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास v को हम v से काटेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है, r = mv/qb।
एक तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अब m, या इसको हम P/Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि mv जो होता है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखो मैं जो कह रहा था कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। वर्क कब किया जाता है, वर्क होता है W=F.D, ऐसा ही है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए तो वर्क हो जाएगा ज़ीरो। अब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं वर्क करती? मैग्नेटिक फोर्स ने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट शुरू हुई थी, उसको घुमाया और घुमा के वापस यहाँ ले आए। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट वाला जब मैंने पढ़ाया था कि अगर इनिशियल पॉइंट पर दोबारा हम वापस पहुँच जाएँ तो उस सूरत में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ज़ीरो। अब इस सूरत में यहाँ से मूव की बॉडी चार्ज और यहीं पर वापस पहुँच गया चार्ज, तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, इस वजह से वर्क ज़ीरो हो गया। इसलिए कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स कोई भी काम नहीं करती। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि उसमें वो क्या करता है कि हमने वो बोलता है कि ये फोर्स लग रही है चार्ज का पर मैग्नीट्यूड चार्ज का, ये है फोर्स ये लग रही है, आप बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स ने कितना वर्क किया उस पर। तो उसमें फिर आप बच्चे कैलकुलेशन वगैरह करने लग पड़ते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आती क्यों टाइम ज़ाया करते हैं भाई। जब हमें सीधी बात पता है मैग्नेटिक फोर्स है तो वर्क करना ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर ही नहीं सकती। जब मैग्नेटिक फील्ड वर्क ही नहीं कर सकती तो किस बात की कैलकुलेशन, डायरेक्ट लगाओ आंसर ज़ीरो। टाइम नहीं ज़ाया करना, इस बात को ज़रा गौर से रखना है, याद रखना है इस बात को, गौर से इसको ध्यान देना पेपर के अंदर भी। अच्छा जी, अब एक तो ये हमें आ गया, और हमेशा जो फोर्स है ना इसमें मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के हर पॉइंट पर इसमें। अब इसी से हमने आगे हम वो भी निकाल सकते हैं टाइम पीरियड कि इधर से वापस आने में। असल में S=VT होता है फार्मूला हमारे पास, तो टाइम का हम फार्मूला लिख सकते हैं S/V। V तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अब जो S यानी डिस्टेंस कवर की है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कवर की है। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr/V, 2πr होता है, V नीचे वैसे ही आ गया, तो हम टाइम पीरियड इसका क्या लिख सकते हैं 2πr/V। अब देखो यहाँ पर R की जो वैल्यू ये है 2πr/V, R की वैल्यू हमने क्या निकाली है mv/qb। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, सही है। अब देखो R की वैल्यू हमने क्या निकाली थी mv/qb। इस वैल्यू को मैं इसके अंदर डालता हूँ, T किसके इक्वल है 2π/V इंटू R की वैल्यू क्या है mv/qb। अब यहाँ से V से कट गया, ये आ गया 2π/qb। और अगर हम ये टाइम पीरियड है उसका जो उसका मूव करने का है। अब इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी qb/2π। अब और साथ आएगा सॉरी मैंने m नहीं लिखा, 2πm। अब इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, असल में ये जो है ना एक एपरेटस होता है, इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर रोटेट करवा कर एक दूसरे के साथ उनको ना कोलिजन उनके करवाते हैं और एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। उस वजह से इसका स्पेशल नाम है। तो अगर आपके पास पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि वैल्यूज़ दी और बोले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन तो उसको फाइंड करो, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन यही है F=qb/2πm। अब यहाँ पर से ये तो हमें समझ लगी। अच्छा एक बात बताऊँ, अगर होगा ना वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर, अगर है वेलोसिटी परपेंडिकुलर उस मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, या अगर वेलोसिटी है ना उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो सर्कुलर पाथ होगा। चार्ज क्या होगा सर्कुलर पाथ, चार्ज यानी गोल दायरे में चार्ज घूमेगा, यानी एंगल क्या हो, इसको मैं इरेज करता हूँ। अगर हो एंगल 90 डिग्री, अगर है थीटा 90 डिग्री तो सर्कुलर पाथ होगा। अगर थीटा है
ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 यानी इनके बीच में है, तो फिर ना हेलिकल पाथ होगा। हेलिकल पाथ क्या चीज़ है कि सर्कुलर पाथ तो आपको पता है ना, ऐसा है, ये तो सीधा सर्कल। हेलिकल होता है कि वो थोड़ा ऐसे 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 स्प्रिंग की फॉर्म जो होता है, जो आपने पढ़ा हुआ भी है, हेलिकल स्प्रिंग, जो उसको कहते हैं हेलिकल पाथ। इस पाथ को कहते हैं हेलिकल पाथ। अब जब एंगल वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, तो ऐसी सूरत में जो आपके पास ये मूवमेंट होगी चार्ज पार्टिकल की, वो ऐसे 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 आगे की तरफ को मूव करता चला जाएगा, तो हेलिकल पाथ इसमें होगा। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर एंगल 0 डिग्री होगा फिर तो बस बात ही ख़त्म। अगर एंगल हो जाए ना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे तो मैग्नेटिक फ़ोर्स ही नहीं होगी, मैग्नेटिक फ़ोर्स ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ़ोर्स का फार्मूला है QVB sin थीटा। जब साइन ही 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ़ोर्स 0, मैग्नेटिक फ़ोर्स 0, तो बस बात ख़त्म, छुट्टी। फिर कोई चीज़ उसने रोटेट क्या, उसे मूव ही नहीं करना। अब ये तो होगी बात। अब हम आगे बात करते हैं, इसी से रिलेटेड आगे है हमारे पास E/m रेशो। अच्छा, जब फोर्स होती है ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पर, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करती है, जिस तरह मैंने आपको पहले अभी बताया। कभी भी वो वेलोसिटी नहीं आपकी चेंज करती, हमेशा उसकी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी कह रहा हूँ, स्पीड नहीं चेंज करती। वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन उसकी सिर्फ और सिर्फ चेंज होगी। अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया। फिर हमारे पास आगे आता है कि अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर और बात याद रखनी है। यहाँ पर इससे रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वर्क नहीं करती, ऐसा ही है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आपको ये भी कहा था कि डेल्टा KE W के वर्क डन के इक्वल होता है। ये मैंने आपको चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। अब यहाँ पर डेल्टा KE 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्क डन 0 है। अब डेल्टा KE 0 है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल है, या टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी इसके अंदर एनर्जी क्या रहती है, इस सूरत में कांस्टेंट रहती है। जब चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है इसके अंदर, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर रोटेट करता है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट होगा तो उस सूरत में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये तो बात हमने देख ली। अब इसके बाद हमारे पास आता है E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज टू मास रेशो के बारे में आगे वो क्या कहते हैं, वैसे तो इसके पीछे बड़ी सारी वो है, पूरी डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। E/m का एक फार्मूला होता है V/br। अब ये जो V है ये स्मॉल है, वेलोसिटी है ये। अब इसके लिए अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम वेलोसिटी भी उसकी निकाल सकते हैं, रेडियस मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी हम उसकी कैसे फाइंड करेंगे जो इलेक्ट्रॉन की होगी, तो उसके लिए हमने कहा था कि हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे पास एंड पर फार्मूला, जो फाइनल फार्मूला आता है ना, वो होता है E/m इज इक्वल टू 2V। अब ये V पोटेंशियल वाला है, वो V वेलोसिटी है, ये V पोटेंशियल है, B²R²। ये है फाइनल फार्मूला। डेरिवेशन जो इसके पीछे आ रही है उसके बारे में मैं बात नहीं यहाँ पर करूँगा, क्योंकि वो लंबी डेरिवेशन है, हमें टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या एक अच्छा, इसको हम और भी लिख सकते हैं एक और फॉर्म में, नहीं बल्कि वो आगे वेलोसिटी सिलेक्टर में आएगा, देखते हैं हम। अच्छा, ये तो हमने देखा ना फार्मूला के इसका कैसे आता है कि E/m इज इक्वल टू 2V/B²R²। डेरिवेशन मैंने खुद नहीं करवाई, डेरिवेशन करवाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत हमें नहीं है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पहले मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था R इज इक्वल टू mV/QB।
आर का फार्मूला यहाँ से भी निकल सकता है। आर का फार्मूला यहाँ से क्या निकलेगा, आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट, अब इसको उधर ले गए तो क्या आएगा 2mv ओवर b स्क्वेयर और साथ क्या आएगा e, या q लिखना है तो q लिख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ से फिर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मैथ के, ठीक हो गया, और r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज के। अब ये जो है ना, ये रिज़ल्ट जो निकलता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये ऊपर मैथ्स वाला है। अब इससे रिलेटेड ना बड़े क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, यहाँ से E ओवर M की वैल्यू जो आती है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, यानी वो कहता है 1 kg, ये है किसकी E ओवर M रेशो है, E ओवर M रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन है ये। अब ये होती है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इतना कूलम चार्ज उनके पास होता है 1 kg इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, इससे रिलेटेड ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन वगैरह के बारे में या प्रोटॉन के बारे में। अब यहाँ पर ना आता है कि अच्छा, एक तो आता है कि E ओवर M जो है प्रोटॉन की वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, E ओवर M ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी या E ओवर M ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होगी। अब देखो E ओवर M चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, E है चार्ज, मैस डिफरेंट है, मैस प्रोटॉन का किस है, इलेक्ट्रॉन के मैस से बड़ा है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारे पास ये तो हमने देखा कि मैस प्रोटॉन का उससे बड़ा है। इसके साथ ही और बात क्या आती है कि यहाँ पर अब देखो, जब मैस प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से बड़ा है और चार्ज कांस्टेंट है तो प्रोटॉन के लिए मैस की वैल्यू बड़ी होगी, चार्ज तो कांस्टेंट ही रहा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हुआ है तो फ्रैक्शन की होल की वैल्यू क्या होगी है, छोटी। तो इसका मतलब है E ओवर M प्रोटॉन का जो है वो लेस है E ओवर M फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को ज़रा जहन में रखना है, किस वजह से कम है, क्योंकि प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है लेकिन प्रोटॉन का मैस जो है वो उससे ज़्यादा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड ना हमारे पास और भी आता है, अल्फ़ा पार्टिकल की बात भी आती है, अल्फ़ा पार्टिकल। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना उसका मैस होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का मैस किसके इक्वल होता है, वो होता है 4mp, और अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है 2e, ठीक है ना, चार्ज उसका डबल होता है। अल्फ़ा पार्टिकल का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, हीलियम-24 जो होता है। अब इसका जो है ना चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, चूँकि दोनों का तकरीबन सेम है चार्ज, तो उससे डबल है चार्ज, लेकिन मैस 4 टाइम्स है। अब ऐसी सूरत में अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में जब हम बात करते हैं 2e ओवर 4m करो तो ये क्या आएगा 1/2e ओवर m। ये E ओवर m ये mp प्रोटॉन के है, क्योंकि मैस प्रोटॉन के 4 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब इस सूरत में देखो कि इसका मतलब है जो प्रोटॉन की E ओवर M रेशो होगी, प्रोटॉन की E ओवर M रेशो किससे छोटी है, इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन की E ओवर M रेशो का आधा क्या है, E ओवर M रेशो ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक हो गया। और एक और बात न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन का चूँकि चार्ज ही ज़ीरो है तो E ओवर M रेशो जो है न्यूट्रॉन की वो ज़ीरो होती है, क्योंकि चार्ज उसका ज़ीरो होता है। अब इससे रिलेटेड फिर हम ऑर्डर इसका लिखते हैं। ऑर्डर क्या आता है हमारे पास कि न्यूट्रॉन की जो E ओवर M रेशो है वो तो सबसे छोटी है, ज़ीरो है, ये है न्यूट्रॉन के लिए। फिर उसके बाद सबसे छोटी, उसके बाद किसकी आएगी, ये मैं E ओवर M रेशो का लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, जो ऑर्डर है सबसे छोटी न्यूट्रॉन की, फिर अल्फ़ा पार्टिकल, अब अल्फ़ा पार्टिकल है, फिर उसके बाद प्रोटॉन,
और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा बड़ी जो E/m रेशो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की। क्यों? उसका मैस सबसे छोटा है और चार्ज उसका बाकियों के रिलेटेड मतलब जो रेशो बनती है वो फिर ज़्यादा बनती है। अब इसी से रिलेटेड एक और आता है डिफ्लेक्शन का। हमने बात की कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो रोटेट करता है। अब ना इससे ही रिलेटेड यहाँ पर मैं बनाता हूँ ये, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन भी आता है कि डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा डिफ्लेक्शन क्या जो है ना, एक बात बताऊँ, डिफ्लेक्शन का रेडियस से इन्वर्स रिलेशन है। अब क्यों? अब असल में एक है, मिसाल यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ, एक है ऐसे रेडियस और एक है ऐसे। अब जो बड़ी देर से जाके, जिसका मतलब ऐसे बड़ा है ना, डिफ्लेक्शन पाथ बड़ा है, आर इसका बड़ा है। अब इसका आर जो है बड़ा है तो ये देर से जाके मूव कर रहा है, देर से डिफ्लेक्ट हो रहा है। जबकि इसका आर छोटा है तो इसका जो है ये जल्दी डिफ्लेक्ट हो रहा है, फ़ौरन मुड़ रहा है। तो इसका मतलब है जिसका जितना छोटा रेडियस होता है वो उतना जल्दी मुड़ता है, जो जितना जल्दी मुड़ता है, मुड़ने को ही तो डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस वजह से जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, वो जल्दी मुड़ेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब है कितनी जल्दी वो मुड़ता है, ठीक है ना। अब जिसका रेडियस छोटा है उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, जिसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है और डिफ्लेक्शन कम है उसका रेडियस ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर हमने फार्मूला निकाला था आर का, एक फार्मूला अभी मैंने आपके लिए लिखा था। आर जो है, आर प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ m/q के, ऐसा ही है, ये मैंने लिखा था ना। अब देखो कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही ज़ीरो है, जो चार्ज ज़ीरो है वो तो मूव करेगा ही नहीं, वो सीधा चला जाएगा, न्यूट्रॉन सीधा चला जाएगा, यानी न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट ही नहीं करता। इसी वजह से न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं करता क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, उस पर मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगती, क्योंकि क्यू भी साइन ज़ीरो हो जाता है, उसमें क्यू ही ज़ीरो हो जाता है इस वजह से। अब इसके बाद आगे जब हम देखते हैं, अगला हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल का। जब हम डालते हैं ना अल्फ़ा पार्टिकल, वो फिर डिफ्लेक्ट करता है लेकिन कम। ये है अल्फ़ा पार्टिकल। फिर उसके बाद आता है प्रोटॉन और फिर एंड पर आता है इलेक्ट्रॉन। अब सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन की है और सबसे कम डिफ्लेक्शन न्यूट्रॉन की है। अब ऐसा क्यों है इनकी कम डिफ्लेक्शन? अब इसके लिए डिफ्लेक्शन ऑर्डर जो है, डिफ्लेक्शन ऑर्डर में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन ऑर्डर है। अब डिफ्लेक्शन ऑर्डर जो है इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन, फिर उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन। अब मैंने आपके लिए ये लिखवाया था R इज़ प्रोपोर्शनल टू m/q, स्क्वायर रूट m/q। अब इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही ज़ीरो था, तो उसने तो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था ना, उसका R हो जाना था फिर इनफाइनाइट। जब R इनफाइनाइट, क्योंकि R का फार्मूला हमने क्या लिखा था, यहाँ से हम देखते हैं R का फार्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था कि स्क्वायर रूट 2m कैपिटल V ओवर Q इंटू बी स्क्वायर, या ये लिख लो, या R इज़ इक्वल टू, एक और मैंने आपको फार्मूला R का लिखवाया था कि QB ओवर QB नहीं MV ओवर QB, MV ओवर QB। अब इस फार्मूला से देखो या इससे देखो, हम इससे चेक कर लेते हैं। MV ओवर QB, इसको मैं इरेज करता हूँ, इधर यहाँ लिखते हैं R इज़ इक्वल टू MV ओवर QB है। अब न्यूट्रॉन के लिए Q ज़ीरो, क्योंकि देखो वेलोसिटी सबकी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सबकी सेम है, उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Q न्यूट्रॉन का ज़ीरो है, जब नीचे ज़ीरो आ जाएगा R हो जाएगा इनफाइनाइट, न्यूट्रॉन के लिए R इनफाइनाइट। उसके बाद जब अल्फ़ा पार्टिकल में आते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल में R 2 टाइम्स वो मैस जो होता है 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन होता है, V तो वही है, और Q 2 टाइम्स हो जाता है। अब R जो है इसका डबल होगा उससे, प्रोटॉन से,
आर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डबल है, ये मैंने आपको पहले उसमें भी इसी तरह का उसमें किया था जो मैंने आपको पहले इसमें ऑर्डर लिखवाया है E/m रेशो में। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल की बात है, अल्फ़ा पार्टिकल का चूँकि चार्ज तो खैर ज़्यादा है ही है, लेकिन मैस एक्स्ट्रा है, मैस 4 टाइम्स है। जब मैस ज़्यादा हो जाता है तो आर फिर ज़्यादा हो गए। अब आर ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन उसकी कम होगी, इसके लिए इस वजह से अल्फ़ा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन कम है। फिर जब हम प्रोटॉन को डालते हैं, प्रोटॉन का चूँकि मैस जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा और चार्ज तो खैर सेम है लेकिन मैस ज़्यादा है। अब जब मैस ज़्यादा है तो आर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन की फिर ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन का तो सबसे छोटा मैस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसका आर सबसे कम होगा। आर की वैल्यू आप लोग इससे चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। अब जब हम उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसके लिए तो ज़ीरो है, वो तो ख़त्म हो गया, इन्फानाइट हो जाएगा आर। वो जब आर इन्फानाइट है तो डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी है, क्यों? 1/∞ ज़ीरो हो जाता है। इसके साथ जब हम देखते हैं प्रोटॉन के लिए या अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, तो उसमें मैस 4 टाइम्स है, चार्ज 2 टाइम्स है, 4/2 2 होता है, तो आर डबल है फॉर डैट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के लिए डबल है, किसके कंपेयर करके? प्रोटॉन के साथ। तो इसका मतलब है जब उसका आर डबल है तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो हाफ़ हो जाएगी अल्फ़ा पार्टिकल की प्रोटॉन के लिहाज से। अब जब प्रोटॉन का जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा है, इस वजह से उसका आर जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, मगर उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो फिर कम हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन की होगी। तो ये आपने बातें ज़रा ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया ना जी। अब हम इसके बाद आगे आते हैं, तो हमारे पास आता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। सच्ची जो बात है इसमें ज़्यादा बातें जो हैं थ्योरी की हैं, तो इसमें मैं डिटेल में खुद ही नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने पंजाब की थ्योरी इसमें से ख़ुद पढ़नी है तो आप लोगों को ज़्यादा हद तक समझ आ जाएगी। इसमें ज़्यादा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, वैसे ही आप लोग ये हम लोग ने 10th में भी पढ़ा था, तो इसलिए आप लोग इसको जब दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। थोड़ा बहुत मैं इसमें से बता देता हूँ कि कहता है कि असल में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है क्या चीज़? हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है क्या चीज़? कि ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, यानी एक ग्राफ प्लॉट करती है। CRO क्या करता है? ग्राफ प्लॉट करता है, और हाई स्पीड में यानी बहुत तेज़ी से ग्राफ प्लॉट करता है। कैसे? जिस तरह जो टीवी का है ना पिक्चर ट्यूब है वो होगा, या कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, असल में उस पर जो हमें नज़र आ रही होती हैं उसके अंदर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टीवी के जो पिक्चर ट्यूब है और कंप्यूटर के मॉनिटर के अंदर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट प्रोड्यूस होती है और डिफ्लेक्ट होती है वोल्टेज से। फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है उसको विजिबल बनाती है। ग्रिड यूज़ होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए। ये मैं सिर्फ खुद बोल रहा हूँ, ये आप लोगों ने थ्योरी पढ़नी है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद ग्रिड जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। ग्रिड नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कैथोड पे तो हमें पता है नेगेटिव पोटेंशियल ही होता है, लेकिन ग्रिड कैथोड से भी ज़्यादा हाईली नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एनोड एक्सेलरेट करवाता है। जाहिर सी बात है एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन स्पीड पकड़ते हैं तो एक्सेलरेट होते हैं। और CRO यूज़ होता है वेव फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए, कौन सी? जो गिवन वोल्टेज है। उसके बाद जब वेव फॉर्म डिस्प्ले होती है तो हम मेजर कर सकते हैं उस वेव फॉर्म से किस चीज़ को? वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज़। ये सारी बातें मैंने जो बोली हैं इन सारों को, ये सारी बुक के अंदर लिखी हैं। आप लोग इसमें से पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसमें समझ आ जाएगी। डायग्राम भी बुक में बनी है, मैंने खुद ही नहीं इसको ज़्यादा डिटेल में गया, थ्योरी वाला टॉपिक है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल वाला। वही बात है जो मैंने आपको पहले पीछे बोली थी, बिना कॉज अल्फ़ा, वही है, इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं है।
जो इसका डिटेल में मैंने आपको कहा था, मैं इसको बारे में आपको नहीं बताऊंगा अभी, आप लोग इसकी थ्योरी खुद पढ़ सकते हैं। अब हम आगे आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैल्वेनोमीटर के बारे में पहले बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर समझ लिया तो उससे आगे फिर एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारा कुछ भी मुश्किल नहीं है। असल में जो गैल्वेनोमीटर है यूज़ किस लिए होता है? डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम। और क्या चीज़ डिटेक्ट करते हैं? एसी और डीसी करंट को और वोल्टेजेस को। लेकिन आम ज़्यादा वैसे करंट ही मेजर करता है। असल में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट होगा ना, इसीलिए हम इसके साथ वोल्टेज लिख रहे हैं। लेकिन डिटेक्ट करता है करंट को। और कई जो होते हैं वो मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे करंट को। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का, वो कहता है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है ना, वो रोटेट करती है या उस पर टॉर्क एक्ट करता है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस इज टॉर्क। अब ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल की बेस पर हम गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं। अब गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर भी एक कॉइल लगी होती है। अब गैल्वेनोमीटर के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ये पूरी आप स्टेटमेंट लिख लें, इस तरह आप लोगों को ये खैर पता भी होगा। अब इसके बाद हम कहते हैं हमारे पास जो टाइप्स है ना गैल्वेनोमीटर की, एक होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक होता है मूविंग मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर हमने जो बात करनी है, हमने बात करनी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, सही है। अब इसके अंदर होता क्या है, कुछ पार्ट्स होते हैं इसके, जैसे यहाँ पर पहले तो मैं बताऊँ, ये है, ये रेडियल मैग्नेटिक वो है, मैग्नेट है। असल में मैंने ख़ुद इस तरह करके बनाया है ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है फिर वो रेडियल यानी सर्कुलर फॉर्म में होती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऊपर से ऐसे आकर नीचे कॉइल है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे आएगा नीचे, ये हमारे पास है कॉइल सी। आप थोड़ी डायग्राम जो है ना वो थोड़ी गंदी सी है, गुजारा करो। नीचे ये इसने आगे से जुड़े होने, आगे ऐसे, ठीक है। अब असल में ना ये थोड़ी डायग्राम मैंने अपनी तरफ से बनाई है, आप लोग वैसे पंजाब के बुक में साफ़ करके डायग्राम बनी है, तो उसको आप लोगों ने ज़रा पढ़ लोगे तो देख लोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, सस्पेंशन वायर है ये जो ऊपर है, उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास कॉइल है, कॉइल तो वो लगी हुई है ये जो बीच में है। उसके बाद हमारे पास आता है लैंप स्केल अरेंजमेंट, वो ये मैंने सिर्फ दूसरी अरेंजमेंट बनाई है, साइड पर वो लैंप लगा होता है अलहदा से। उसके बाद हेयर स्प्रिंग्स वगैरह ये सब है। अब देखना है असल में होता क्या है, हम जब, अब मैं इसको ना बस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग फिर थ्योरी पढ़ना। यहाँ पर देखो, जब इस कॉइल में से करंट पास होता है ना, यानी जो हम इसको जब सर्किट के साथ लगाते हैं, तो इसके अंदर से जब करंट पास होता है इस कॉइल में से, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगी, उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। इस वजह से कॉइल पर लगेगी फोर्स। जब कॉइल पर फोर्स लगेगी तो कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा टॉर्क। जब कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो कॉइल मिसाल के तौर पर अगर इस तरह यूँ घूमेगी, इस साइड को ऐसे है तो ऐसे घूमेगी, ऐसे। जब वो इस साइड को घूमेगी, अगर वो घूमती चली जा रही है तो नीचे से उस पर बल पड़ता चला जा रहा है, बल पड़ता चला जा रहा है। अब जिस तरह आप लोगों ने अक्सर करते होते हैं कि अगर आपने शापर कोई पकड़ा हो, उसके अंदर कोई सामान है, तो आप उसको घुमाते चले जाओ, घुमाते चले जाओ, तो वो उस पर बल पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा। जैसे ही आप फिर उसको छोड़ते हो तो वो वापस रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू करता है। तो पहले जो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना, जो इसको दूसरी तरफ घुमाएगा शुरू में, उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क,
ठीक है। अब ये तो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब इसके और उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से नीचे बल पड़ेगा। अब जब बल पड़ेगा ना यहाँ पर भी और नीचे, तो उसने रिस्टोर होना है। अब वो क्या होगा, वो दोबारा इस कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फिर फेरेगा। पहले यूं फिर रहा था, अब वो इसको यूं फेरेगा। जब वो उसको यूं फेरेगा, उसको फिर हम कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपनी जो ओरिजिनल या एक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको रीस्टोर करने के लिए वापस घूमता है। अब इसमें होगा क्या, जब डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन के बाद वो वापस रीस्टोर होगा, तो एक जो स्टॉप होगा ना जब, तो उस टाइम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो इक्वल होगा किसके? रीस्टोरिंग टॉर्क के। दोनों इक्वल होंगे तो फिर ही वो उसमें रेस्ट पे आएगा ना दोबारा। तो इस सूरत में यहाँ पर हम देखते हैं अब देखो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इक्वल है। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट कैरिंग, वो कंडक्टर वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बीना कॉज अल्फ़ा, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा यहाँ पर सी थीटा के। ठीक है। अब यहाँ ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है सी थीटा के, असल में ये होता है इसके इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा ये टॉर्क होगा उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा, उतने ज़्यादा एंगल से वो उसको मूव करवाएगा। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो फिर हमारे पास आता है सी। अब सी जो है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना बीना, अब चूंकि ये कॉज अल्फ़ा लिखा है, अब यहाँ पर जो हमने बनाया था रेडियल वाले जो मैग्नेटिक ये बनाए हैं पोल्स, मैग्नेट के जो पोल्स हैं, अब ये प्रोड्यूस करेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी सर्कुलर फॉर्म में। जब ये सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हर वक्त वो उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी प्लेन के, अगर हमने कॉज अल्फ़ा लिखा है तो प्लेन के हर वक्त पैरेलल होगा और नॉर्मल के हर वक्त परपेंडिकुलर होगा। तो इस वजह से हम उसको लिख सकते हैं कॉज अल्फ़ा कॉज ज़ीरो, तो कॉज ज़ीरो 1 होता है, इसको हम इरेज कर सकते हैं। तो फिर हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते इसका, इसीलिए हम ये रेडियल या ऐसे यू शेप ये मैग्नेट यूज़ करते हैं। किस वजह से? कि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो। अब जब ये है ना बीना इक्वल टू सी थीटा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं आई इक्वल्स टू सी बाय बैन इंटू थीटा। अब ये तो समझ लग गई। अब हमने ना ये तो हमारे पास आ गया। अब इससे हमें एक बात आती है यहाँ से कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में जो बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी को क्या कहते हैं? असल में जो गैल्वेनोमीटर के अंदर ही ना एक वो लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, एक स्केल लगा होता है और उस पर एक पॉइंटर होता है। तो देखो जो सेंसिटिविटी का मैं कह रहा हूँ ना, सेंसिटिविटी में क्या है कि असल में सेंसिटिविटी से पहले एक बात बताऊँ, जहाँ पर ना इधर एक मिरर लगा होता है। अब होता क्या है कि अब यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, नीचे उसी तरह कॉइल है और कॉइल के साथ नीचे वो स्प्रिंग लगा है। अब ये तो ठीक है, इधर ना इसके सामने कुछ दूरी पर क्या होता है कि एक आपके पास लाइट सोर्स पड़ी होती है। इधर एक समझो लाइट सोर्स है, इधर से लाइट इस मिरर पर जाएगी और डिफ्लेक्ट होगी एक इसी के ऊपर ना एक स्केल होता है, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। इसके ऊपर इधर एक स्केल सा होता है, ऐसे सही है। अब होगा क्या, पहले तो मैं बताऊँ ना, इसको डिफ़ाइन करूँ कि इसकी सेंसिटिविटी होती है क्या होगा कि अच्छा इसमें हाँ जी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैसे डिफाइन होगी? करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, करंट इन माइक्रो एम्पियर्स रिक्वायर्ड
टू प्रोड्यूस 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑन अ स्केल प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब पहली बात ये कि जो मिरर का डिस्टेंस है ना, इससे 1 मीटर दूर होगा गैल्वेनोमीटर से। अच्छा, अब होगा क्या कि जो 1 मीटर दूर है ना गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट माइक्रो एम्पियर्स में की उसमें ऑर्डर का होगा, यानी बहुत छोटा करंट होगा, माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर का होगा, तो वो जब करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो करे और गैल्वेनोमीटर 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, क्या करे, 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन, किस स्केल पर, इस स्केल पर। असल में पता क्या है, शुरू में गैल्वेनोमीटर में से लाइट हम इस पर मिरर पर लाइट उस पर करती है, हीट रिफ्लेक्ट करेगी और स्केल पर जाके लगेगी। अब इसमें क्या होगा कि ये तो हमने देख लिया ना, अब जब हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करेगा ना, करंट पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब खुद तो गैल्वेनोमीटर उसमें क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा ना तो ऊपर जो मिरर है वो भी जाहिर सी बात है डिफ्लेक्ट करेगा, साथ ही जुड़ा हुआ है उसके। जब मीटर डिफ्लेक्ट करता है ना तो लाइट फिर रिफ्लेक्ट होके उससे थोड़ा आगे जाएगी, यानी लाइट भी इधर इसी पॉइंट पर नहीं रहेगी, लाइट की भी ये जो वापसी पॉइंट है ना, इंसिडेंट पॉइंट, ये चेंज हो जाएगा। जब इस स्केल पर लाइट फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 1 मिलीमीटर तक 1 मिलीमीटर की डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी कितना माइक्रो एम्पियर्स में कितना करंट हमें चाहिए कि हम लाइट की 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवा सकें स्केल पे जो कि 1 मीटर दूर पड़ा है, उस जितना करंट चाहिए उसके लिए हम फिर कहते हैं वो उसकी सेंसिटिविटी है। यानी अगर जितने थोड़े करंट पे वो उतनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो इस तरह फिर इसकी हम सेंसिटिविटी को इस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जो सेंसिटिविटी है ना, I = C/tan-θ, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम इस पूरे C/tan को ना, इस फैक्टर को कर दें छोटा। अगर हम इस फैक्टर को कर देना छोटा, यानी स्मॉल, डिक्रीज़ करवा दें इसको, तो फिर गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब C तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो तो होगा नहीं छोटा बड़ा, BAN हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास N है, N यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉयल के अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स हम बढ़ा दें तो होगा क्या कि कॉयल हो जाएगी हैवी भी हो जाएगी। अब देखो कि सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, या तो हम C को कम करें, या हम B को बढ़ाएं, या हम A को बढ़ाएं, या N को बढ़ाएं। जो C है वो तो क्या होता है, कपल होता है ये फॉर यूनिट ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन वायर, के सस्पेंशन जो वायर है ऊपर उसको एक ट्विस्ट के लिए जो कपल लगा है उसे हम कहते हैं C, ठीक है। अब यहाँ पर उसको हम डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं C को, बाय इंक्रीजिंग लेंथ एंड डिक्रीजिंग डायामीटर, यानी हम इस सस्पेंशन वायर की लेंथ बड़ी कर दें और डायामीटर थोड़ा कर दें, यानी वायर लंबी और पतली हो जाए। अब वो तो हम एक हद तक कर सकते हैं, क्योंकि अगर लंबा करेंगे तो ये जो कॉयल है ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगी, तो इसलिए हम उसको इतना वो नहीं है, यानी और इस प्रोसेस को हम बहुत ज़्यादा यानी एफिशिएंट नहीं है इतना। क्यों? क्योंकि हम लंबा करें और पतला करें तो ये बाहर आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगी। उसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक इसके टर्न्स अगर बढ़ाएं, N अगर हम इंक्रीज़ करना चाहें तो क्या होगा, इसमें जो सस्पेंडेड कॉयल टाइप है ना, यानी जिसमें इस तरह का होगा गैल्वेनोमीटर, नंबर ऑफ़ टर्न्स को भी हम एक हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कॉयल हैवी हो जाएगी। जब नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ेंगी तो कॉयल भारी होती चली जाएगी ना, जब कॉयल भारी होती चली जाएगी तो एक टाइम आएगा कि ये जो सस्पेंशन वायर है ये उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकेगी, तो गैल्वेनोमीटर ही टूट जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को भी हम एक हद तक कर सकते हैं। फिर होता है एरिया। अब एरिया है, इसको हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया वाला है ना मेथड, इसको भी हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, यानी
बहुत एफिशिएंट एरिया वाला मेथड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। किस वजह से? अब ऐसी सूरत में जब हम वो करते हैं ना एरिया के लिए, तो एरिया हमें क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए, क्योंकि एरिया बढ़ाने के लिए हमें इसकी विड्थ और लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, वो भी इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमने एक ख़ास के अंदर वो रख के ही करना है। अगर वो एरिया बढ़ाने के लिए हम लेंथ बहुत बड़ी कर दें या एरिया वो बहुत बड़ा कर दें, तो वो तो इतने हिस्से में पूरा ही नहीं आएगा। हम फिर एक जो तरीका है सबसे बेस्ट जो है वो है कि हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, यानी हम शुरू में ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को यूज़ करें। अब एक बात बताऊं कि ये जो मैंने यहाँ पर सारी बातें की हैं कि हम ये सी को कम कर दें या बी को बड़ा कर दें या ए को बड़ा कर दें या एन को बड़ा कर दें, सी, ए और एन ये इतने एफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए हम इतनी बात नहीं करते ज़्यादा। हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि ना होने के बराबर है, हम वो इतना एफिशिएंट ही नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ अगर आपके पास आए ना क्वेश्चन के टू इंक्रीज सेंसिटिविटी क्या करना है, तो फिर आपने इंक्रीज़ द मैग्नेटिक फील्ड का ऑप्शन चूज़ करना है। अब ये तो बात हमें आगे समझ के मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन ये सो सारी बातें ये सिर्फ होती हैं उससे पहले, यानी जो आपके पास है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उससे पहले आप ये गैल्वेनोमीटर की चेक करें, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा गैल्वेनोमीटर बन गया तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप दोबारा से गैल्वेनोमीटर खोल के थोड़ी ना आप मैग्नेट चेंज करोगे, तो आपको शुरू में ही इसकी सेंसिटिविटी करनी पड़ती है चेक। अच्छा, एक होते हैं कुछ गैल्वेनोमीटर्स होते हैं कि जैसे ही हम फिर बाद में करंट गुजरता है डिफ्लेक्शन करते हैं, और जैसे ही करंट मतलब गुजरना बंद हो जाता है तो वो वापस आने में टाइम लेते हैं। यानी वो वापस जब जो नीडल होगी, आपने अपने कॉलेजेस में यूज़ किया होगा गैल्वेनोमीटर, जब जो नीडल है वो वापस आ रही होती है ना ज़ीरो पर, तो ज़ीरो पर रुकने के बजाय पहले काफ़ी देर तक ऐसे यूँ हिलती रहती है, फिर उसके बाद कुछ देर बाद जाके वो इक्विलिब्रियम पे आती है, ज़ीरो पे आती है। और कुछ होते हैं जो जैसे ही करंट हटाया वो फ़ौरन आके ज़ीरो पे रुक गया, बस ऐसे हिलता नहीं रहा। जो फ़ौरन आके रुक जाते हैं उन्हें कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। क्या होगा, उन्हें क्या कहेंगे हम, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब ये तो हमें समझ लगी, इन्हें हम स्टेबल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। ये था सारा गैल्वेनोमीटर का किस्सा। अब गैल्वेनोमीटर को ज़्यादा डिटेल में भी इसलिए हमने देखा है कि गैल्वेनोमीटर से ही हम आगे एमीटर और वोल्टमीटर भी बनाते होते हैं। अब गैल्वेनोमीटर से कैसे बनेगा एमीटर? एमीटर क्या चीज़ है? एमीटर होता है करंट मेजरिंग। अब गैल्वेनोमीटर भी करंट की मैंने बात की थी, लेकिन गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता था छोटे करंट्स को। अब जो एमीटर है ना, ये मेजर करता है लार्ज करंट्स को। अब जो एमीटर है, आपने क्या करना है, गैल्वेनोमीटर जो भी था ना, उसे मैं अगर इस तरह रिप्रेजेंट करूँ ना जी से, ये जो गैल्वेनोमीटर है, तो एमीटर के लिए आपने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगानी है। अब होगा क्या, यहाँ से आपके पास करंट आ रहा है, ये है शंट रेजिस्टेंस। अब मैं एक बात बता दूँ, असल में देखो होना क्या है, हम कहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसके साथ हम लगाएं शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटी रेजिस्टेंस होती है, 0.000 कुछ होगी या 0.001 ओम, बहुत थोड़ी रेजिस्टेंस उस वायर की होती है, उसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। और इसको हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एमीटर बनाने के लिए। अब होना क्या है, करंट आ रहा है नीचे से, अब करंट ऊपर जा रहा है, जाने से पहले करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जो इधर करंट जा रहा है ये है IG, जो इसमें जाएगा IG से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं करंट जो गैल्वेनोमीटर में से गुजर रहा है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है उसे मैं कहता हूँ RG। अब जो इधर से करंट आ रहा है उसे मैं कहता हूँ IS। अब IS जो है वो टोटल जो करंट था I टोटल, वो टोटल में से IG माइनस करो तो वही निकलेगा ना, क्योंकि टोटल को ही तो हमने डिवाइड किया उसके अंदर। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, और ये है RS शंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हमने करना क्या है, अब चूँकि ये सीरीज़ में लगे हुए हैं,
सीरीज़ में लगे हैं तो मैंने आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में जो भी लगता है, सीरीज़ की जो भी कॉम्बिनेशन होती है, सॉरी सीरीज़ मैं कह रहा हूँ गलती से, पैरेलल की जो भी कॉम्बिनेशन होती है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ये मैंने आपको बोला था। अब जब पोटेंशियल सेम है इसका मतलब है जो इधर है Vg किसके इक्वल है, Vs के, यानी पोटेंशियल दोनों का सेम है। अब V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR, इसका मतलब है Vg किसके इक्वल है, IG RG, और यहाँ से Vs किसके इक्वल है, IS RS, ऐसा ही है। अब IG RG तो ठीक है, IS की वैल्यू डालते हैं I माइनस IG इंटू RS। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने RS की वैल्यू निकालनी है, तो RS की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, IG ओवर I माइनस IG इंटू RG। अब ये जो फार्मूला है ना, ये है शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, पेपर में एक तो वो पूछ सकता है कि उसको एमीटर के अंदर एमीटर में बनाने के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो शंट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर का करंट इतना है, रेजिस्टेंस इतनी है, तो आपके पास जो टोटल करंट इतना है, तो ये किसके इक्वल, शंट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो आप फिर इस फार्मूले से उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात, अब यहाँ पर हम शंट रेजिस्टेंस लगाते क्यों हैं, हमने असल में ना करंट मेजर करने के लिए जो सर्किट के अंदर अगर हमने एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है ना करंट की, तो हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम वो गुज़रे उसके अंदर में से, वो गुज़रे इसके अंदर से, शंट रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम करंट। यानी अगर बिल्कुल 100% एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है तो सारा का सारा करंट उसमें से गुजरना चाहिए, इसके अंदर शंट रेजिस्टेंस में से, ठीक है। अब असल में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए 100% के लिए हमें चाहिए कि जो RS हो वो हो 0। आइडियल ये केस होता है 0 ओहम हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकती किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस। तो इस वजह से आइडियल केस है, अब ये पॉसिबल नहीं होता, तो हम इसलिए कोशिश करते हैं कि कम से कम रेजिस्टेंस वाली तार लगाएं ताकि मैक्सिमम करंट पास करे। जब मैक्सिमम करंट पास करेगा उसको फिर अब जो गैल्वेनोमीटर में से ना बहुत थोड़ा करंट पास करेगा। अब जो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करनी है ना, वो उसने फिर अपने उस छोटे करंट के हिसाब से शो करनी है। लेकिन जो जब हम लगा ले चुके होंगे इसको इस तरह, तो जो आपके पास डिफ्लेक्शन शो होगी वो एमीटर की होगी, और एमीटर की डिफ्लेक्शन इसकी डिफ्लेक्शन पर डिपेंड कर रही होगी। अब होगा क्या कि हम कहेंगे जितना मैक्सिमम करंट पास करेगा ना, तो उतनी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, यानी वो टोटल जो वैल्यू है ना उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। जितनी सर्किट में टोटल करंट है, हम कोशिश करते हैं कि टोटल करंट ही उसमें से गुजरे ताकि एक्यूरेट वैल्यू उसकी मेजर की जा सके। इसलिए हम यहाँ पर अक्सर ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि वाई शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, क्योंकि वी नीड मैक्सिमम करंट टू पास थ्रू द शंट रेजिस्टेंस सो दैट इट मेजर्स एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट। अब इसके साथ हम बात करते हैं आगे एमीटर के अलावा, अब हम आते हैं वोल्ट मीटर पर। अब जो वोल्ट मीटर है हमारे पास, अच्छा एक बात एमीटर से रिलेटेड, एमीटर के साथ हम क्या करते, गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में। लेकिन एमीटर को हमने अगर सर्किट में लगाना हो तो एमीटर पैरेलल में लगता है। एमीटर खुद जो लगेगा वो पैरेलल में लगेगा। एमीटर खुद जो लगेगा कैसे लगेगा, पैरेलल में सर्किट के साथ। अब इसके बाद हम आते हैं वोल्ट मीटर पर। अब वोल्ट मीटर में क्या करना है, वोल्ट मीटर में ना उसका उल्टा करना है जो हमने मीटर में किया था। गैल्वेनोमीटर बनाया मैंने उसी तरह। अब वोल्ट में एमीटर में हमने लगाई थी शंट रेजिस्टेंस यानी लो रेजिस्टेंस, और लगाई थी पैरेलल में। यहाँ पर हम लगाएंगे सीरीज़ में, इधर की बजाय इधर लगाता हूँ सीरीज़ में, और ये होगी, ये बड़ी होनी चाहिए। अब देखो
हमने क्या बात की थी कि जो उसके अंदर हमने लगाई थी पैरेलल में, यहाँ पर लगाई सीरीज़ में, उसमें शंट रेजिस्टेंस थी, लो रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है और बहुत हाई रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करंट आ रहा है आई, यहाँ पर ये तो होगा आपके पास आर जी, इसकी होगी रेजिस्टेंस, ये आर एच या हाई रेजिस्टेंस आप इसे कह सकते हो। अब असल में होना क्या है कि हमारे पास सीरीज़ में लगा हुआ है, सीरीज़ में मैंने आपको क्या कहा था, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इस सूरत में यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल टोटल जो होगा वो V इसके H प्लस V G के इक्वल होगा, ऐसा ही है। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया ना, अब टोटल है ये, अब इसको मैं लिख सकता हूँ IH RH प्लस IG RG, ऐसा ही है, ये टोटल है। अब अगर आप गौर करो तो मैंने आपको बोला था कि उसमें चार्ज सेम होता है, सीरीज़ में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, चार्ज क्या होता है, सेम। जब चार्ज सेम है तो करंट भी सेम होगा, तो इसका मतलब है आई कॉमन ले लेंगे, IH जो होगा IG के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हम करंट कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा RH प्लस RG, ऐसा ही है। अब इसी से फिर हम आगे क्या निकालेंगे, V ओवर I, या एक मिनट, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अच्छा हम ना इसको IH और IG एक में ये इक्वल ही है ना, तो इसको हम IG भी लिख सकते हैं, IG भी लिख सकते हैं, या खाली भी आपकी जिस तरह आपको पसंद है। अब यहाँ से क्या करेंगे, V ओवर IG किसके इक्वल है, RH प्लस RG। अब हमने यहाँ से RH की वैल्यू निकालनी है, तो RH किसके इक्वल आएगा, RG को इधर ले आओ, V ओवर IG माइनस RG। तो यहाँ से आपके पास हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। और अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाई जाती है, हाई रेजिस्टेंस इसमें इसलिए लगाई जाती है कि मिनिमम करंट इसमें से पास करे। जब इसमें से बिल्कुल मिनिमम करंट पास करेगा, यानी इसमें से ये करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो फिर हम उसकी जो है ना एक्यूरेट वैल्यू पोटेंशियल की निकाल सकेंगे। जो आइडियल केस है, आइडियल केस के अंदर हमारे पास जो RH होती है वो होती है इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट होगी तो करंट गुजरेगा ज़ीरो। तो हम जब असल में जो सर्किट, अगर ये वैसे सर्किट है ना कोई भी, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ऐसे एक बल्ब है और हमने इस बल्ब के इर्द गिर्द ना यहाँ पर हमने पोटेंशियल चेक करना है, तो हम वोल्ट मीटर, अच्छा एमीटर हमने कहा था अच्छा जी सॉरी, वो मसला असल में हो गया था कि माइक बीच में बंद हो गया सडनली। अच्छा, इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पर मैंने पहले ये गलती से लिख दिया था कि एमीटर जो है वो लगता है सर्किट में पैरेलल में, वो मैंने गलती से लिख दिया था। असल में एमीटर सीरीज़ में लगता है सर्किट के साथ, और एमीटर के अंदर जो शंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, जो हम कह रहे थे कि ये पोटेंशियल मेजर करना है हमने, उसका किसी भी बल्ब के अराउंड हमने जो पोटेंशियल मेजर करना है। अब असल में उसके साथ जो एमीटर है सर्किट के साथ लगता है सीरीज़ में, और जो वोल्ट मीटर है वो लगता है पैरेलल में। अब वोल्ट मीटर के नीचे है हाई रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा। जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी तो उसमें से करंट नहीं गुजरेगा। इसका मतलब है जब उसमें से करंट नहीं गुजरेगा तो मैक्सिमम करंट गुजरेगा किस में से, उस बल्ब में से और उन पॉइंट्स में से जहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। यानी वो जो पॉइंट्स जब उधर से मैक्सिमम करंट गुजरेगा तो इस बात का मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनमें वो एक्यूरेट और मैक्सिमम होगा। तो हमने एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अब जो आइडियल होता है वोल्ट मीटर, वो कौन सा होता है, जिसके अंदर हम जिसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस जिसके साथ लगी हो तो इनफाइनाइट हो, आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर। अब जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी तो वो उसके अंदर से करंट को गुजरने नहीं देगा। और ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ रखा है कि वोल्ट मीटर की आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं जी गैल्वेनोमीटर से बनाए गए ओहम मीटर के बारे में। ओहम मीटर असल में होता क्या है, रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। कोई भी रेजिस्टेंस मेजरिंग जो डिवाइस है उसको हम
कहते हैं ओहम मीटर। अब गैल्वेनोमीटर से ही हम ओहम मीटर भी बनाएंगे आगे। अब होता क्या है इसके अंदर, गैल्वेनोमीटर जो पीछे हमने पढ़ी हैं जो एमीटर और वोल्ट मीटर, उनके अंदर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल और उसमें लगाते थे सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर के साथ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ एक बैटरी लगेगी और बैटरी के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगेगी। अब उसके बाद बैटरी लगती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगती है और साथ हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस लगती है जो कि हमने जिसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। अब होता किस तरह है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है अननोन, हम उसको जो टर्मिनल्स हैं सी और डी यहाँ पर बनाए गए, ये जो डायग्राम है पंजाब की बुक से ली गई है। अब सेम पंजाब की बुक में ऐसी डायग्राम बनी हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो टर्मिनल्स हैं सी डी, उनको हमने शॉर्ट सर्किट कर दी है किस रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो हमने साइड पर लगाई। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, किसी भी रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ करें, रजिस्टर का जो सिंबल है उसके ऊपर एरो ड्रॉ कर दें थोड़ा डायगनल में, तो वो शो करता है कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पर लगाया गया। अब असल में होगा क्या कि जब हमें चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की, यानी गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब देगा, जब उसमें से करंट पास करेगा। अब ऐसी सूरत में फिर हम क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो नीचे हमने रेजिस्टेंस लगाई है कैपिटल आर, जो अननोन रेजिस्टेंस है, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस हम खुद सेट करते हैं, उसकी तो हमें पता है। अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको हम फिर क्या करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस हम रखेंगे ज़ीरो। जब उसकी रेजिस्टेंस होगी ज़ीरो तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से मैक्सिमम करंट पास करेगा, तो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा और उसकी जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की राइट साइड पर डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब है कि जब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा तो उस टाइम जो ओहम मीटर होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो है। यानी गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शोज दैट ओहम मीटर की ज़ीरो डिफ्लेक्शन है इस टाइम पर। और इसी तरह जब हमने गैल्वेनोमीटर की ज़ीरो डिफ्लेक्शन करवानी है, यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ना करे, इस बात का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट ना गुजरे। जब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं गुजरेगा तो वो कब होगा, जब हम नीचे जो रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस उसको हम इनफाइनाइट रखेंगे। जब अननोन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो ऊपर से गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरेगा। जब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं गुजरता तो उस सूरत में ऐसे में फिर क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। जब गैल्वेनोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्ट ही नहीं करना तो उस टाइम पर फिर हमें क्या पता चलता है कि जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी ज़ीरो रेजिस्टेंस पर और ज़ीरो डिफ्लेक्शन होगी मैक्सिमम रेजिस्टेंस पर। तो इसी तरह अब इसी से रिलेटेड ना ये बात याद रखनी है कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम शो करेगा जब ओहम मीटर ज़ीरो पर होगा, और जब ओहम मीटर मैक्सिमम शो करेगा तो गैल्वेनोमीटर ज़ीरो पर होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता होता है, ये पंजाब की बुक में जो आप डायग्राम अगर देखेंगे तो उसी के नीचे एक ये बनाया हुआ है, स्केलिंग उसने की हुई है। अब इसमें क्या होता है, ये बात याद रखनी है कि गैल्वेनोमीटर हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ को डिफ्लेक्शन करता है, यानी उसका लेफ़्ट मोस्ट पर जो गैल्वेनोमीटर होगा वो ज़ीरो शो करेगा रीडिंग करंट की, और टॉप राइट मोस्ट पर वो रीडिंग शो करेगा मैक्सिमम करंट की। अब जब मैक्सिमम करंट राइट मोस्ट पर है, इस बात का मतलब है कि मिनिमम रेजिस्टेंस राइट मोस्ट पर है, यानी ओहम मीटर की फिर ज़ीरो जो रीडिंग है वो राइट पर होगी। ये तो आप लोगों को समझ लगी ना कैसे, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। इस बात का मतलब है कि ओहम मीटर की ज़ीरो रेजिस्टेंस राइट साइड पर होगी और उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेफ़्ट मोस्ट साइड पर होगी। किस वजह से, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर करंट ज़ीरो है। अब ये जो क्वेश्चन लेफ़्ट और राइट के जो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस को बहुत ज़्यादा गौर से याद रखना है, क्योंकि इन डायरेक्शन से रिलेटेड पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि ओहम मीटर की जब डिफ्लेक्शन होती है, जब वो कहता है कि ओहम मीटर की जो नीडल है वो लेफ़्ट साइड पर है, तो इस बात का मतलब क्या है।
कि डिफ्लेक्शन जो उसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रही है या दूसरा हो रहा है, तो वो क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोगों ने ये डायरेक्शंस याद रखनी है कि अगर लेफ़्ट पर ओहम मीटर की यानी वो बोलता है ना कि ओहम मीटर जो है उसकी डिफ्लेक्शन हो रही है लेफ़्ट साइड पर, तो इस बात का मतलब है रेजिस्टेंस उसकी इनफाइनाइट है, करंट यानी ज़ीरो है। और अगर वो उस राइट साइड पर शो कर रही है नीडल, तो इस बात का क्या मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट मैक्सिमम पास हो रहा है और रेजिस्टेंस इस टाइम पर ज़ीरो है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई भी बात इसमें आप लोगों को समझ नहीं आई या कोई भी बात आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल है, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको फ़ौरन जवाब दें। और ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एक चैप्टर को ज़रूरी याद करना है, क्योंकि इसमें से हर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। तो ज़रूरी इस चैप्टर को याद करें, निगलेक्ट नहीं करना है इस चैप्टर को कि ये चैप्टर को इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना या क्या। तो यही था जी आज का लेक्चर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।